इथिक्स, ठीक है ना। इथिक्स जो है आप लोगों के यूपीएससी और यूपीपीएससी, ठीक है ना, दोनों में पेपर 4 मेंस में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये तो बात रही कि किस पेपर का ये अंश है, ठीक है ना। टोटल 200 नंबर आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है ना। क्लियर। आईएएस और पीसीएस का क्या क्या स्वरूप है, कैसे है, ठीक, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल में नीति शास्त्र पढ़ने से पहले इनमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या कैसे टॉपिक्स हैं उनसे थोड़ा सा, जैसे कोई भी टॉपिक आप शुरू किए, ठीक है ना, तो उस टॉपिक में थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से आपको उत्तर देना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले अभी जैसे पिछली बार आप लोगों ने, कई लोगों ने इथिक्स पढ़ा था, इस बार जो है कई लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा शुरुआत में डिफिकल्टी लगती है कि यार ये नया पोर्शन है, कैसा पोर्शन है आखिर, ठीक, और कैसे मुझे समझना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ध्यान में रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊँगा आपको, और हर चैप्टर का आपको जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ। फिलहाल में चैप्टर की शुरुआत यहीं से है। नीति शास्त्र एक परिचय के बारे में है, ठीक है ना, कि इथिक्स क्या है एंड देयर इंटरफेसेस। इसमें क्या है कि डायमेंशंस के बारे में आपको पढ़ना है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इथिक्स, ठीक है ना। डायमेंशंस का मतलब होता है आयाम। यहाँ प्रकार के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार हमारे हैं, और व्यवहारिक रूप से इथिक्स किन किन जगहों पर आपके प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है हमारे व्यवहारिक जीवन में, और किस तरह से उनको नैतिकता की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन यहाँ करना है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इथिक्स। इथिक्स है क्या? तो इथिक्स जो होता है वो हमारे आचरण और चरित्र का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आचरण का और चरित्र का विज्ञान है, ठीक। आचरण जब शब्द आता है तो आपको खुद एक फीलिंग सी आती है कि यार आचरण, कैसा आचरण हो। या तो भाई आचरण के दो ही आयाम, या तो अच्छा आचरण होगा या तो बुरा। अगर आपसे प्रयोग करने की बात कही जाए कि आप कौन सा आचरण अपने प्रयोग में ले आएंगे, अपने उपयोग में ले आएंगे, तो आप कहोगे अच्छा आचरण, ठीक है ना। तो यहाँ फिर एक परिभाषा जनरेट हो जाती है कि क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या हमारे लिए बुरा है, ठीक है ना। यानी अच्छे आचरण और बुरे आचरण का जो अध्ययन है, स्टडी है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? नैतिक शास्त्र कह रहे हैं, मतलब इथिक्स कह रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ कहा है, एक कोटेशन दिया हुआ है कामू का कि नैतिकता के बिना मनुष्य इस संसार में जंगली जानवर के समान है। जाहिर सी बात है कि अगर इस बात को, जैसे होता क्या है कि कभी कभी आप लोगों के आईएएस एग्जामिनेशंस में, खासकर पीसीएस में तो आपको डायरेक्ट सीधे सीधे दे देते हैं, लेकिन आईएएस में क्या करते हैं कि विश्लेषणात्मक उत्तर आपको लिखना रहता है। तो ऐसे कुछ कोटेशंस टाइप के दे देते हैं और आपको क्या कह दिया जाता है कि जस्टिफाई सच स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट को क्या करो? जस्टिफाई करो। अब यहां आपको एक स्टेटमेंट मैंने मान लीजिए दे दिया, क्या? नैतिकता के बिना मनुष्य इस संसार में एक जंगली जानवर के समान है। तो आप डिस्क्राइब करोगे कि भाई एक और जानवर है, एक और मनुष्य है। जानवर में क्या है भाई, अगर हम लोग अंतर करते हैं तो बौद्धिक रूप से ही अपने को क्या करते हैं? अंतर करते हैं, ठीक है ना। तो ये बौद्धिकता कहाँ से आ रही है? हमारे आचरण से आ रही है। क्या जानवर भी आचरण करेंगे कि रोड के किनारे ठीक बिल्कुल जाके कचरा डालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे? ठीक, कुछ नहीं। उनको तो जो अच्छा लगा तुरंत कैप्चर। लेकिन मनुष्य अच्छा और बुरा दोनों सोचेगा, ठीक है ना। क्लियर। और इस चीज को हम अपने में धारण कैसे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ नीति शास्त्र। किसके थ्रू? नीति शास्त्र यानी इथिक्स के थ्रू, ठीक है ना। अपनी इथिकल वैल्यूज होती हैं हमारी। वैल्यूज की बात करें, मूल्यों की बात करें, तो मूल्य भी एक टॉपिक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे,
ठीक है ना। फिलहाल में नीति शास्त्र चल रहा है, जानिए। अगला क्या है, समाज के लगभग हर क्षेत्र में नैतिकता से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि नैतिकता से, नैतिकता का संबंध हमेशा अच्छे से है, हमेशा शुभ से है, ठीक है ना, क्लियर। कि जो हमारे लिए शुभ हो, और समाज में शुभ क्या होता है, जो अच्छा होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो हमारे लिए जो अच्छा है वही अधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। आगे आते हैं, नीति शास्त्र की बात कर लें तो यहां सीधे दिया है कि नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जो मानव आचरण, हमने पहले ही बताया कि आचरण और चरित्र का विज्ञान ही हमारा क्या है, नीति शास्त्र है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ ये क्या है कि नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों का एक सिस्टम है, प्रणाली है, जो मानव आचरण से संबंधित है, मानव के आचरण से संबंधित रहता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा आचरण है, ठीक है ना। जैसे हमारे समाज में क्या है, दो चीजें हैं, एक सत्य और एक झूठ, सच और झूठ। आप सच बोलोगे, अपेक्षा आपसे क्या की जाएगी, सच की जाएगी, कि झूठ की जाएगी। नहीं भैया तुम झूठ बोलो, ऐसा तो नहीं है ना। हम अपेक्षित क्या करते हैं, अपेक्षित सत्य की करते हैं, ठीक। कहा गया है सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता है। मतलब क्या कि उसकी एक वैल्यू है, ये सत्य क्या है, सत्य वैल्यू है, और उन वैल्यूज के आधार पर, उन वैल्यूज के आधार पर, जैसे हम लोग नीति शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ मूल्य निर्धारण करते हैं नीति शास्त्र, ठीक है ना। तो सत्य एक मूल्य है, ठीक है ना, उस मूल्य का जो पालन कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो नीति शास्त्र की प्रणाली में शामिल रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो है मानव आचरण से संबंधित है, यह कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सही या गलत मानदंडों या मानकों का अध्ययन करता है। हमने आपको बताया कि विच वन इज गुड, विच वन इज मतलब रॉन्ग या राइट, हमको डिसाइड करना है, दैट वन इज बिकॉज ऑफ क्या, एथिक्स। ये हम लोग किसके उस पे कर रहे हैं, एथिक्स पर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा ध्यान में ये रखिएगा कि इस बार थोड़ा सा मुझे समझाना कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा लगवाना रहेगा। कारण ये है कि इस बार एथिक्स के लेक्चर्स थोड़े से कम हैं पिछली बार की अपेक्षा, ठीक है ना, क्लियर। तो जल्द से जल्द समझिएगा और कुछ घर पे भी जा कर के अध्ययन करिएगा। अदरवाइज यहाँ तो गए, यहाँ समझ में आया, घर पे जा कर के उतना ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को एक बार रिवाइज करना मांगता है कि घर पे जा करके उन चीज़ों को रिवाइज करें, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मैं प्रॉपर वे में देता रहूँगा। यहाँ क्या है, सरल शब्दों में नीति शास्त्र से तात्पर्य है क्या अच्छा और कैसे प्राप्त किया जाए, और क्या बुरा है और कैसे उससे बचा जाए। वही मैंने कहा कि विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग, ठीक है ना। हाउ टू अवॉइड द रॉन्ग थिंग्स और हाउ टू एक्सेप्ट द राइट थिंग्स, यही अब आपका डिसाइड कर रहा है कौन, नीति शास्त्र, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज है। दर्शन में नीति शास्त्र उन दायित्वों की प्रकृति जो लोगों के पास स्वयं और दूसरे के प्रति साथ ही व्यक्ति और समाज के लिए अच्छा है को रेखांकित करती है। अब नीति शास्त्र के स्रोत आ जाइए। सबसे पहले तो उत्पत्ति देख लीजिए कि नीति शास्त्र की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड है इथॉस, ठीक है ना, इथॉस, और लैटिन वर्ड है मोरस से हुई है, जिसका अर्थ है परंपरा या व्यवहार के तरीके या मानव चरित्र। परंपरा क्यों कहा गया है, नीति शास्त्र को परंपरा से क्यों जोड़ा गया है, इस वजह से क्योंकि जो हमारी परंपराएं बनी हैं, परंपराएं काफी कुछ संस्कृति से प्रेरित रहती हैं, और जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति को एक आधार पर जोड़ा गया है, और वो आधार शुभ माना जाता है। और शुभ क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों की संस्कृति में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है ना। मतलब क्या, यहाँ सत्य वो सुंदर है, ठीक, और वो शिव है, ठीक, इस तरीके से कुछ कहा जाता है। मतलब क्या कि अच्छी अवधारणाओं को हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक, उसी से हमारी परंपरा क्या होती है, बनती है, ठीक है ना, क्लियर। ये परंपरा हो गई।
परंपरा बहुत कुछ संस्कृति से मिलती जुलती है। दूसरा व्यवहार के तरीके, ठीक है ना, व्यवहार भी आप उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। जो व्यवहार में लाएंगे वो नैतिकता कहलाती है। जो आप व्यवहार में ले आ रहे हो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नैतिकता कह रहे हैं, ठीक। और चरित्र और आचरण जो विज्ञान से हम लोग समझ रहे हैं वो नीति शास्त्र है। जिस आचरण का प्रयोग कर रहे हैं, जिस व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं वो नैतिकता है, ठीक। और जिनके अंतर्गत कर रहे हैं कि क्या सही क्या गलत, वो मूल्य है, ठीक है ना। तीनों एक चीज एक में समाहित कीजिए। पहले क्या कि सबसे पहले कुछ मूल्य हैं, वैल्यूज हैं जो डिफाइन करते हैं क्या सही क्या गलत, ठीक। क्या सही क्या गलत, ये वैल्यूज हैं। सही और गलत, गलत वैल्यूज भी होते हैं और सही वैल्यूज भी होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम ले लें कि जैसे ठंडे क्षेत्रों में, ठीक, और गर्म क्षेत्रों में, देखिए वैल्यूज हर जगह सबके अलग अलग वैल्यूज होती हैं, हर जगह की अलग वैल्यू होती है। कहीं वही वैल्यू सही होती है और कहीं वही वैल्यू क्या होती है, गलत होती है। जैसे कोई ठंडे क्षेत्रों में रह रहा है, वो रात में ठंड से बचने के लिए अल्कोहल का सेवन कर रहा है, वहां वो वैल्यू क्या है, सही है। वहां वो वैल्यू क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल थोड़ा सा क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है, ठीक। उसको कहीं ना कहीं उस मतलब जो ठंडी लग रही है उससे थोड़ा सा वो सहज फील कर रहा है, ठीक, क्लियर। वही काम अगर गर्म क्षेत्रों में देखा जाए कि कोई अल्कोहल पी रहा है तो उसको बुरी नजर से देखते हैं लोग, ठीक है ना, उसको शराबी की संज्ञा दे दी जाती है कि नहीं। तो कोई चीज कहीं गलत है और कहीं क्या है, सही है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये वैल्यूज हैं, वैल्यूज ही डिफाइन कर रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। उसको आचरण में प्रयोग आप कर रहे हैं तो वो आपकी नैतिकता है। अगर वैल्यूज को आप आचरण में, व्यवहार में ला रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर इज क्या, मोरालिटी, वो नैतिकता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगी, नैतिकता। और क्या सही क्या गलत, क्या व्यवहार हम कर रहे हैं, इस सब का अध्ययन, ठीक है ना, यानी चरित्र का और आचरण का, ये सब अध्ययन हम लोग किस में कर रहे हैं, नीति शास्त्र में कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। इन सब का अध्ययन नीति शास्त्र में करते हैं। तो हमारे यहाँ तीन चीजें तो बहुत पूछी जाती हैं। पहला इथिक्स, व्हाट इज इथिक्स, ठीक है ना। दूसरा क्या, व्हाट इज मोरालिटी। और तीसरा क्या, व्हाट इज वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर। इस सब पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल में ये तीन टर्म्स, पूरा इथिक्स इसी पर बेस है, ठीक है ना, क्लियर। एक क्या, एक जो डिफाइन कर रहा है सही क्या गलत क्या, दैट पर्टिकुलर इज वैल्यू, वो हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है ना। क्या हम व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये क्या है, मोरालिटी, नैतिकता। इसको क्या कहेंगे हम, नैतिकता कहेंगे। लेकिन ये आचरण का अध्ययन, चरित्र का अध्ययन, क्या सही क्या बुरा, इस सब का जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, स्टडी, ठीक, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर इज एथिक्स। वो हमारा क्या है, नीति शास्त्र है, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आते हैं। मैकेंजी नीति शास्त्र को मानव आचरण में सही या अच्छा क्या है या मानव जीवन में शामिल आदर्श के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। ये सब जब आप परिभाषाएं लिखोगे तो इन सबको उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है ना, किससे बना, क्या बना, कैसे, ठीक, इन चीजों को। फिलहाल में ये जानिए कि नीति शास्त्र के स्रोत क्या क्या है, धर्म है, ठीक, यह नैतिक मानकों में सबसे पुरानी नींव में से एक है, ठीक है ना, क्लियर। यह नीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि धार्मिक शिक्षाएं अक्सर निर्धारित करती हैं क्या सही है क्या गलत है और समाज में ऐसे मानदंडों को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है ना भाई। जो समाज होगा ऐसे मानदंडों को क्या करेगा, ठीक, मान्यता प्रदान करेगा।
अब जैसे कई ऐसे भी वो होते हैं जहां कन्फ्लिक्ट होने लगता है, ठीक है ना, वहां एथिक्स क्या होने लगता है, वहां फेल होने लगता है। भाई कुछ ऐसी धार्मिक, जैसे हम लोग तो धर्मनिरपेक्षता के उससे देखते हैं कई चीजें, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष ना होकर के क्या है, धार्मिक है, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है, धार्मिक हो जाती है। तो उसकी नैतिक जो मूल्य हैं वो देखना पड़ता है कि नैतिक रूप से कितना सही कितना गलत, और वही सब आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हिजाब पहनना कितना सही कितना गलत। गुजरात सरकार ने 2023 में 22-23 में लॉन्च किया कि हमारे अध्ययन में गीता, मतलब हमारे कोर्स में 12वीं तक में गीता पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। कितना सही कितना गलत, उसका नैतिक पक्ष अनैतिक पक्ष दोनों आपको क्या करना रहेगा, मेंशन करना रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर आप आओ, जैन धर्म में हमारा संथारा प्रथा है। जैन धर्म में हमारा कौन सा प्रथा है, संथारा प्रथा है। संथारा प्रथा जो है वो प्रथा कैसी प्रथा मानी जाती है, आत्महत्या की, एक हिसाब से दैट पर्टिकुलर इज इक्विवेलेंट टू सुसाइड, ठीक है ना। क्या वहां तो वो पवित्र है, वहां क्या है कि भगवान की आस्था को लेते हुए हम अपने प्राणों की क्या कर दे रहे हैं, आहुति कर दे रहे हैं। भद्रबाहु के कहने पे चंद्रगुप्त ने, ठीक है ना, कहा गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला में, ठीक है ना, वहां क्या किया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी। श्रवणबेलगोला आपने सुना होगा, कर्नाटक मैसूर के पास है, ठीक है ना। गोमतेश्वर की मूर्ति है, गोमतेश्वर जगह है, ठीक है ना, और बाहुबली की मूर्ति है। ये बाहुबली कोई और नहीं थे, ठीक है ना। बाहुबली कौन थे, बाहुबली जैन समाज के पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव उनके लड़के थे, ठीक है ना। और गोमतेश्वर में 12 साल पे, ठीक है ना, प्रत्येक 12 साल पे क्या मनाया जाता है, कुंभ मनाया जाता है, जैन का महाकुंभ। कहां होता है, गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला, कहां, मैसूर कर्नाटक, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो संथारा प्रथा थी, ठीक है ना, तो वो प्रथा क्या है भाई, हम लोग तो उसको गलत कई लोग मानेंगे, कई लोग उसको क्या मान रहे हैं, उस धर्म में क्या मान रहे हैं, सही मान रहे हैं, ठीक है ना। पशु हत्या, ठीक है ना, क्लियर, पशु बलि कई धर्मों में सही माना जा रहा है, कई धर्मों में क्या माना जा रहा है। तो सबके नैतिक पक्ष हैं और सबके अनैतिक पक्ष हैं। हमने कहा ना कि मूल्य जो है वो काल, ठीक है ना, जगह, समय, परिस्थितियों, इस सब के हिसाब से बदल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जब हम लोग मूल्य पढ़ेंगे तो उसके बारे में उन चीजों को समझेंगे, लेकिन फिलहाल में ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ठीक है ना, धार्मिक मान्यताएं, इनकी भी नैतिक मूल्य हैं, क्या कितना नैतिक और कितना अनैतिक, ठीक है ना। अब आइए, दूसरा एक है कानूनी प्रणाली। देश, किसी भी देश की कानूनी प्रणाली समाज में मानव व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक स्रोत के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। भाई जाहिर सी बात है कि कानूनी प्रणाली निश्चित रूप से हर चीज पे, आज जहां ऐसा लग रहा है कि इस संदर्भ में भी एक कानून बनना चाहिए, उस संदर्भ में भी क्या हो रहा है, कानून बन रहे हैं, ठीक है ना। नए नए कानून आ रहे हैं, क्यों, जिससे कि समाज क्या हो सके, सुधर सके, है कि नहीं है, ठीक। तो इस वजह से नए कानून आ रहे हैं, जैसे कि अभी देखिए ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, ठीक, उसके लिए भी जुर्माना और तमाम ये सभी तो कानून के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये किस लिए है कि रोडों पर चलते वक्त हम नियम कानून को फॉलो करें, जिसकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं और असामयिक मृत्यु होती है उससे क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके, उसे बचा जा सके, ठीक है ना। तो ये कानून क्यों है, इस वजह से ताकि सुधार हो सके, और सुधार हमेशा किसको दर्शाता है, शुभ को दर्शाता है, ठीक, जो कि हम लोग नीति शास्त्र में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। आगे आइए, आगे दिया हुआ है मानव विवेक, ठीक। विवेक एक आदमी को अच्छे और बुरे के बीच के अंतर करने में मदद करता है, ठीक, क्लियर। एक कविता थी, जब नाश मनुज पर छाता है
तो पहले विवेक मर जाता है। ठीक है ना, क्लियर। ये क्यों लिखी गई, जाहिर सी बात है, हम अच्छे को और बुरे को अंतर कर सकते हैं, और किसकी मदद से कर सकते हैं, विवेक की मदद से। ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज है कि वो भी डिफाइन करती है, मानव विवेक भी, ये भी एक स्रोत है किसका, एथिक्स का, नीति शास्त्र का। दूसरा क्या, संस्कृति, अभी मैंने बढ़ाया था परंपरा। ठीक है ना, परंपराएं संस्कृतियों से ही प्रेरित होती हैं, ठीक। आपकी संस्कृति में क्या है कि उन व्यवहारों और मूल्यों का एक पैटर्न है जिसे आदर्श माना जाता है। ठीक है ना, जैसे कहा जाता है हमारी सनातन संस्कृति, हमारी ये संस्कृति, हर कोई बोलता है इधर उधर, तो वो क्यों, वो उनके क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। और यह स्वीकार्य सीमा के भीतर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। भाई आप घर में हो, छोटे बच्चे के रूप में अगर हो, तो आपको क्या सिखाया जाता है कि भाई जो बड़े हैं उनका पैर छुओ। हमारे यहाँ कहा जाता था चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ठीक, 4 चीजें बढ़ जाती हैं पांव छूने से बड़ों के, आयु, विद्या, यश और बल। ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारी क्या कहती है, संस्कृति कहती है। तो ओवरऑल ये क्या है, ये जो है वो हमारे किससे आ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित हो रहे हैं। जो आपके बुजुर्गों ने सीखा वही आपको क्या, आप अडॉप्ट कर रहे हो कि नहीं, एंड दैट पर्टिकुलर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, आगे आइए। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी सीख रहे हैं दैट वन इज बिकॉज ऑफ क्या, संस्कृति, कल्चर। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, परिवार प्रणाली। भाई परिवार प्रणाली भी किस पर निर्भर करती है, परंपरा और संस्कृतियों पर। ठीक है ना, क्लियर। परिवार की संरचना, कार्य, भूमिकाएं, विश्वास, दृष्टिकोण, आदर्शों से संबंधित होती है। पारिवारिक व्यवस्था नीति शास्त्र का स्रोत बन जाती है। अगर आप किसी के परिवार में कुछ गलत अगर है, ठीक, तो बच्चा भी क्या मैक्सिमम सीखेगा, गलत सीखेगा। क्यों, क्योंकि उसके मूल्य वहां शामिल हैं। ठीक है ना, क्लियर। हमने ये बताया कि जैसे मूल्य भी क्या हैं, जगह से जगह पे क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आप चले जाइए वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर और हमारा इंडियन कल्चर, हमारे यहाँ की वेशभूषा वहां की वेशभूषा से जस्ट अपोजिट है, मानते हैं। क्यों, वहां का कल्चर कुछ और है, वहां वो कल्चर अडॉप्ट किया गया है और यहां वो कल्चर अडॉप्ट किया गया है। वहां वो कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आया है बिकॉज ऑफ फैमिली, परिवार की वजह से। ठीक, और यहां भी ये आया है, किसकी वजह से आया है, परिवार की वजह से। ठीक है ना, तो वहां के मूल्य कुछ और है, यहां के मूल्य कुछ और है। उसको वहां अच्छा माना जाता है, यहां बुरा माना जाएगा, और वहां बुरा माना जाएगा कि यार ये कैसे वो है। ठीक है ना, क्लियर। तो मूल्य भी बदलते रहते हैं। ठीक, आगे आइए। चिंतक और दार्शनिक, भाई जो भी चिंतक होते हैं या दार्शनिक होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अरस्तु थे, ठीक, या चिंतक में किसी को भी ले लीजिए। ठीक है ना, मान लीजिए महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी से हम लोग ने क्या सीखा, अहिंसा सीखा, सत्य सीखा। सत्य और अहिंसा दो उनके मेन हथियार थे। ठीक है ना, यही कहा जाता है ना, सत्य और अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा कहीं भी हो, सत्य के लिए आग्रह कीजिए, उसी को हम लोग सत्याग्रह कह रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो उनके नैतिक मूल्य कुछ और हैं। तो दार्शनिकों और चिंतकों से भी हम लोग नीति शास्त्र की जानकारी मिल रही है। मतलब कोई दार्शनिक अगर कहाँ रहेगा या चिंतक अगर कहाँ रहेगा, तो उनके विचार हमारे लिए क्या होंगे, शुभ होंगे, जिनको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड। ठीक है ना, कहा गया है प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड। मतलब क्या,
सुनो सबकी करो अपनी, परख सबकी करो ग्रहण शुभ की करो। परख सबकी करो, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड, ग्रहण शुभ की करो। जो अच्छा हो उसे क्या कर लो, ग्रहण कर लो, लेकिन परखो सबको। ठीक, तो ये चीज ये कहां से आ रहा है, ये भाई चिंतकों से आ रहा है। ठीक है ना, जो हमारे चिंतक या विचारक बोल गए, ठीक है ना। मोरल थिंकर्स भी एक चैप्टर है जिसे आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, कि कई सारे मोरल थिंकर्स हैं, उनमें आता जरूर है, एक दो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो किनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है, उन्हीं प्रेरणा को हम लोग क्या करते हैं, उतारते हैं। आप इस कमरे में हैं, दुनिया भर के मोरल थिंकर्स या महापुरुषों की फोटो लगी है, वो किस लिए लगी है, वो पिक्चर का फोटो थोड़ी ना है। नहीं तो होता यहाँ धुरंधर का एक फोटो हम लगा देते कि नहीं लगा देते, या प्यार तो होना ही था का लगा देते, ठीक है ना। तो मतलब आप देखते इंस्पायर होते, हाँ बहुत अच्छा, लेकिन हमने लगाया किसका है, हमने लगाया है महापुरुषों का। क्यों? क्योंकि इनके जीवन से हमें कुछ ना कुछ क्या मिलता है, प्रेरणा मिल रही है, सोचने की शक्ति मिल रही है कि यस, इनका जीवन इसलिए महान था, क्या वो हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट वन इज ऑल अबाउट मोरल थिंकर्स। ये किसके, मोरल थिंकर्स भी जो होते हैं वो भी हमारे एथिक्स के स्रोत माने जाते हैं। तो स्रोत में अगर एथिक्स के आया जाए तो हमारा कौन कौन सा एक धर्म है, कानूनी प्रणाली है, मानव विवेक है, संस्कृति है, परिवार प्रणाली है, चिंतक और दार्शनिक, ठीक है ना। अब आ रही है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। नीति शास्त्र का महत्व देखते हैं, नैतिक खाका प्रदान करता है, ठीक, मुद्दों को हल करने में मदद करता है, भाई क्या सही क्या गलत, ठीक है ना। व्यक्तिगत और साथ ही सामाजिक भलाई सुनिश्चित करता है। जाहिर सी बात है कि कानून अगर है, कानून के दायरे में हम हर कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए क्या होगा, भलाई वाला होगा। तो वही चीज कहा है कि समाज की भलाई सुनिश्चित करता है। फिर परम शुभ की प्राप्ति, ठीक है ना, जिसको हम लोग सम्मम बोनम यानी परम शुभ परमानंद एक नैतिक प्रणाली का लक्ष्य है, ठीक है ना। क्लियर, नैतिक दुविधाओं को हल करना, क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, एक डायलमा क्रिएट हो जाता है। डायलमा को ही हम लोग कहते हैं दुविधा, ठीक है ना। क्लियर, कभी एक चैप्टर भी है नैतिक दुविधा, मतलब एक आपको प्रश्न आएगा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जैसे एक बड़ा फेमस प्रश्न आता है इस तरह का, मान लीजिए कि एक कर्मचारी है और एक कर्मचारी जो है वो ऐसे पोस्ट पर है जिसके सामने एक नैतिक दुविधा आ जाती है, तो बताइए ये क्या, इसके लिए ये करना सही होगा कि ये करना सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। क्लियर, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक। आगे है पक्षपात और पूर्वाग्रह से मुक्त, ठीक है ना। पूर्वाग्रह यानी जो चला आ रहा है, ठीक है ना, जो परंपरा में चली आ रही है, दैट वन इज क्या, पूर्वाग्रह, उसको हम लोग पूर्वाग्रह कह रहे हैं, ठीक है ना। और पक्षपात से मुक्त, और फिर उसके बाद प्रभावी निर्णय लेना, ठीक है ना। हम लोग जाहिर सी बात है कि एक इफेक्टिव डिसीजन ही लेते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, शुभ होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सबका जो मेन है वो क्या है, परम शुभ की प्राप्ति, ठीक है ना। यही समाज का भला करेगा ओवरऑल। इसी वजह से नीति शास्त्र है। प्रभाव पे आ जाइए, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। भाई सामाजिक स्तर पे क्या हो, व्यक्तिगत स्तर पे देखेंगे तो बुरा व्यवहार, घरेलू हिंसा, ये सब, ठीक है ना, धोखाधड़ी व्यवहार, असभ्यता, ठीक। तो क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, ये व्यक्तिगत स्तर पर। दूसरा, समाज के लिए अगर आएंगे तो भ्रष्टाचार की क्या स्वीकृति है, महिलाओं का वस्तुकरण, भौतिकवाद में वृद्धि, ठीक है ना। क्लियर, तो ये सब इनकी कमियों से प्रभाव हैं, जो अगर जिस समाज में नीति शास्त्र नहीं है उस जगह पे हमारा क्या है, भ्रष्टाचार को स्वीकृति मिली हुई है, ठीक है ना। महिलाओं का वस्तुकरण हो रहा है, ठीक, भौतिकवाद में वृद्धि हो रही है, ठीक। तो मतलब आप ये सारी चीजें जानते हैं, बस एक नजर इसको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। आगे आइए, क्या राजनीतिक स्तर पे क्या क्या हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, ठीक है ना। एक नेता दूसरे नेता को क्या कर दे रहा है,
भाई तमाम चीजें चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं, खरीद फरोख्त चल रहा है, सारी चीजें, वो सारी चीजें यहाँ हैं। अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, सत्ता का दुरुपयोग, किसी को सत्ता मिल गया तो वो पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है, ठीक। उसके बाद क्या, शक्ति संकेंद्रण, दल बदल, सरकार में अस्थिरता, हिंसा, सांप्रदायिकता, धन और बहुबल का उपयोग और संविधान का दुरुपयोग, ठीक है ना। कोई भी संविधान के दायरे में रहकर कार्य नहीं कर रहा है, इक्का दुक्का है जो दिखते हैं, ठीक। अब इस मंच पे हम नहीं बोल सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आप समझ रहे होंगे, बाकी होप यू ऑल बेटर अंडरस्टैंड, ठीक। चलिए आगे आइए, मानव अधिकारों का पालन, ठीक है ना। मानव नैतिकता की कमी इतिहास में कई बार युद्धों और नरसंहार का कारण कर रही है, ठीक है ना। अभी आपने देखा है ट्रंप महोदय को, ठीक है ना, कितना गलत और कितना सही ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को वो उठा करके ले आ रहे हैं, ठीक, बाकायदे हथकड़ी लगा करके, ठीक है ना, और उन पे क्या करवाया जाएगा, केस चलाया जाएगा। तो ये क्या है, बाहुबल का दुरुपयोग, इसको क्या कहेंगे, बाहुबल का दुरुपयोग। हर कंट्री अपने हिसाब से अपनी कंट्री को क्या करती है, प्रोटेक्ट करना चाहती है, ठीक। कहीं ना कहीं उलटफेर होता रहता है कि कभी नीचे अर्थव्यवस्था जा रही है तो कभी अर्थव्यवस्था ऊपर, उतार चढ़ाव सबके जीवन में लगे रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर, वही कंट्री के उसमें भी है, लेकिन कहीं से भी आपको राइट है इस तरीके का। कई देशों ने निंदा की, ठीक, कई चाटुकारों ने प्रशंसा भी की, ठीक। तो कुछ भी कहा जा सकता है, तो कितना नैतिक पक्ष कितना अनैतिक पक्ष वो आपको सोचना है, ठीक है ना। वो सब हम इन्हीं आधारों पर करते हैं। आगे है नौकरशाही स्तर, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, विश्वास की कमी, ये सब आप लोग देख लेंगे, ठीक। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या, संघर्ष विराम उल्लंघन, अभी ये जो उल्लंघन हुआ है इनका, वो किस स्तर पर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही है, ठीक है ना। सीमावर्ती क्षेत्रों पे अतिक्रमण, एक्विजिशन, ठीक है ना। सीमा पार आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी, ठीक, मानव तस्करी, संगठित अपराध, सुरक्षित कर पनाहगाह, संरक्षणवाद, वैक्सीन राष्ट्रवाद, संघर्ष युद्ध, परमाणु संपन्न और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को वैधता को क्या कर देना, नष्ट कर देना। भाई जाहिर सी बात है कि मतलब जो बाहुबल का प्रयोग करते हैं अलग अलग कंट्रीज, ठीक, वो अंतरराष्ट्रीय संगठनों को मानते भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे रशिया है, रशिया नाटो को पूर्णतया क्या करता है, विरोध करता है। इसी तरह यूनेस्को की सदस्यता से अमेरिका ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक। तो ओवरऑल क्या कि किस तरीके से ये क्या है, ये मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की वैधता को नष्ट करने जैसा ही है, ठीक है ना, कि हम उसको मानेंगे ही नहीं। जो भी आज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बने हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कुछ और कहता है कि भाई ये इनके ऊपर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे राष्ट्र क्या है, उसके विरोध में जा रहे हैं। जो अपनी मनमर्जी, जो हमारे लिए अच्छा है वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस नैतिकता से परे है, नीति शास्त्र को नहीं मानते। तो ओवरऑल सबके लिए अपना वो है, तो ये कमियों का प्रभाव है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पूछा जा सकता है, ये सब एक प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपका ये बनेगा कि नीति शास्त्र से क्या समझते हैं, उनके स्रोतों तथा उनके महत्व के बारे में बताएं, ठीक है ना। और उनके कमियों, इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव समाज में पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ रहा है या प्रभाव बताइए। तो आप इन स्तरों को लेते हुए सारी चीजें क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है ना। फिर जवाबदेही का मतलब क्या, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ क्या, नीति शास्त्र के बिना जवाबदेही ह्रास हो जाता है, जैसे विभिन्न देशों में देखा गया है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ लीजिए, जैसे अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो ही एक बहुत महीन लाइन है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी,
अगर आप जिम्मेदारी पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही आपकी सुनिश्चित होगी। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है ना, क्लियर। जवाबदेह का मतलब क्या कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई आप उसके प्रति क्या हैं, जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पिताजी ने 5,000 रुपया दिया कि लोग भाई इसको क्या करना, आप अपनी शिक्षा पर खर्च करना, उसका सदुपयोग करना, तो आपकी जवाबदेही क्या बनती है, ठीक, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनी, क्या बनी कि आप उसका सदुपयोग करें, और फिर जवाबदेही भी वही तय कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो एक महीन रेखा है, इस चीज को हमको समझना होगा। कई विभागों में यही किया जाता है कि जैसे हर विभाग का अपना कार्य है, उसके अधिकारियों का अपना कार्य है। आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, ठीक, तैयारी उसकी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन सब के बारे में जानना चाहिए कि मान लीजिए अभ्युदय विभाग ही है, अभ्युदय समाज कल्याण विभाग से है, समाज कल्याण के अधिकारी जो हैं उनके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में क्या होती रहे, चलती रहे, इसके लिए वो क्या है, जवाबदेह हैं। अगर आप उनसे कोई भी चर्चा करेंगे तो वो उसके लिए क्या है, जवाबदेह हैं, उत्तर देने के लिए, है कि नहीं है। तो वहाँ क्या है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में एक पतली रेखा है, इस चीज को समझना पड़ेगा। आगे आइए, पर्यावरणीय स्तर, अवैध वनों की कटाई, प्राकृतिक जल निकायों का अतिक्रमण, पशु यातना, अवैध खनन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, वन्य जीव अपराध। अब आ जाते हैं हम लोग, ये एक टॉपिक लगभग खत्म हुआ। अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नीति शास्त्र के विविध आयाम, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है ना, क्लियर। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में ये बताया गया है कि इसको कई आधारों पर बांटा गया है, ठीक है ना। दैट वन इज डिवाइडेड इन डिफरेंट बेसिसेस, ठीक है ना। कैसे, क्या, जैसे एक शाखाओं के आधार पर, एक विचारधाराओं के आधार पर, ठीक है ना, क्लियर। शाखाओं के आधार पर कहने का मतलब क्या कि 3 शाखा हो गई, कहीं कहीं किताबों में आपको 4 शाखाएं दिखती हैं, तो इससे बड़ा घबराइएगा नहीं कि कोई किताब आप ले लिए तो उस पर जैसे ओनली IAS वाले हैं तो वो दिखाते हैं 4, एक वर्णनात्मक को भी, एक्सप्लेनेटरी को भी डिफाइन कर देते हैं, यहाँ आपको 3 दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये दृष्टि IAS का है, किसका है, दृष्टि IAS का, आपको दिखेगा भी हल्का सा, अगर दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्लियर। ये हमने जो कंटेंट लिया है ये कहाँ से लिया है, दृष्टि IAS से। ऊपर वाला जो कंटेंट लिया है वो कहाँ से लिया है, ओनली IAS से लिया है, ठीक है ना, क्लियर। भाई जिसके कंटेंट अच्छे मिल जाते हैं हम लोग उसको लेकर के बता दिया जाता है, बाकी आपको क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, इधर उधर मिला जुला करके करवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्न कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, उनको जानना जरूरी है, ठीक है ना। जानिए, अब दिया हुआ है नीति शास्त्र के विविध आयाम, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ क्या है, हमने बताया शाखाओं के आधार पर, कहीं 3 शाखाएं मिलेंगी, कहीं 4 शाखा मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, विचारों के आधार पर, यानी दैट वन इज बेसिस ऑफ क्या, मोरल थिंकर्स। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसके आधार पर, मोरल थिंकर्स के आधार पर, ठीक है ना, कि जो हमारे मोरल थिंकर्स थे, विचार धाराएं थी उनकी, ठीक है ना, क्लियर, कि कोई इसको सही मानता था, कोई किसी को सही मानता था, तो वो क्या है, वो विचारधाराओं के आधार पर। लेकिन हम लोगों को ये जो अभी फिलहाल में पढ़ना है वो शाखाओं के आधार पर। कौन कौन सी शाखाएं हैं ये जान लीजिए। पहला है हमारा क्या, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव का मतलब क्या, मानकीय। मानकीय का मतलब मानक यानी स्टैंडर्ड। हमारा एक अपना क्या है, स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर मानकीय, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अधिनीति शास्त्र, मेटा के बारे, मेटा का मतलब होता है के बारे में। मेटा का मतलब क्या होता है, के बारे में, ठीक है ना, के बारे में। और मेटा इथिक्स मतलब इथिक्स
जो भी इथिक्स लिए हैं हम, उसके बारे में आखिर वो क्यों है, आखिर वो कारण कैसे है, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन मेटा में करते हैं। तो मेटा का मतलब ही हो जाता है क्या, के बारे में, ठीक है ना। अब जैसे इनके बारे में, तो मतलब इनके बारे में क्या, मतलब इनके बारे में सारी जानकारी, ठीक है ना, क्लियर। तो वो मेटा इथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी चीज क्या, व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब होता है जो अप्लाइड एथिक्स है, व्यवहार में जो लाया जा रहा है। जैसे व्यवहार में आप क्या ले आ रहे हो, चिकित्सा ले आ रहे हो, चिकित्सा ले आ रहे हो कि नहीं व्यवहार में, तो मेडिकल इथिक्स हो गया, जिसको हम लोग बायो इथिक्स भी कहते हैं। उसमें हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं, जैसे आपने जाना होगा कि सरोगेसी एक मुद्दा है, बड़ा हॉट मुद्दा, इस समय चर्चित मुद्दा रहता है, ठीक है ना। सरोगेसी, सरोगेसी को कहा जाता है किराए की कोख। क्या कहा जाता है, किराए की कोख, सरोगेसी, ठीक। जो बच्चे, मतलब जिन दंपतियों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे से, ठीक है ना, एक समझौते के थ्रू क्या करते हैं, सरोगेट मदर ढूंढते हैं, ठीक है ना। किराए की कोख कहा गया है इसी वजह से, ठीक है ना। तो बच्चे को किराए, मतलब दूसरे मदर को कुछ पैसा दिया, ठीक, उसमें कुछ शर्तें भी हैं, ठीक, और बच्चा क्या किया गया, उसके थ्रू अडॉप्ट किया गया। अब उसमें कई नैतिक पक्ष आ जाते हैं कि बच्चे को आप किसका मां मानोगे, बच्चे की मां किसको मानोगे, इस वाले को मानोगे कि इस वाले को मानोगे, जिसने पैसे से खरीद लिया या जिसने जन्म दिया। दूसरा, बच्चे की पहचान आप कैसे करोगे, उस मां से करोगे कि इस मां से करोगे, समाज में क्या इफेक्ट आएगा, क्या, तो तमाम नैतिक और अनैतिक पक्ष उसमें क्या होते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये मेडिकल इथिक्स हो गया, ठीक है ना। मेडिकल इथिक्स में ये भी आता है कि किसी डॉक्टर को किसी पेशेंट के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ठीक है ना, या किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर के साथ कैसे पेश आना चाहिए। दीज आर इथिक्स, ये क्या है, इथिक्स है। यूथनेशिया, यूथनेशिया का नाम आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं इच्छा मृत्यु, ठीक है ना, इच्छा मृत्यु, ठीक है ना। इच्छा मृत्यु में भी हमारे यहाँ एक्टिव यूथनेशिया को नहीं माना जाता, पैसिव यूथनेशिया को माना जाता है, ठीक है ना, कि मरीज एकदम मरने के कगार पे है, बचने की कोई संभावना नहीं है, दर्द से बहुत पीड़ित है, तो उसको इंजेक्ट करके क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। दैट पर्टिकुलर इज पैसिव यूथनेशिया, ठीक है ना। तो हमारे भारतवर्ष में कई जगह एक्टिव यूथनेशिया भी क्या है, कानून के अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ इसका कानून अलाउ नहीं करता है, केवल पैसिव यूथनेशिया हमारे भारत में क्या है, मान्य है। तो ये यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या, आपका मेडिकल एथिक्स। इसी में एक और टॉपिक आता है जिसके बारे में प्रश्न आता है, वो होता है क्लोनिंग, ठीक है ना, क्लोनिंग, क्लोन बनाना, ठीक है ना। जैसे किसी मानव के किसी भी अंग को लेकर के, ठीक है ना, लैब में उसका एक क्लोन बना देना जो मानव के एकदम हूबहू हो, ठीक है ना, हर तरीके से हो, ठीक। तो वो कितना सही कितना गलत, उसके बारे में भी हम लोग एक पक्ष रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, मेडिकल एथिक्स में आते हैं, ठीक है ना। दीज मैटर्स आर इन्वॉल्व इन क्या, मेडिकल एथिक्स, ठीक। चलिए आगे जानिए, व्यवहारिक में दूसरा क्या आ जाता है, खेल आता है, ठीक है ना, खेल, खेल इथिक्स यानी स्पोर्ट्स इथिक्स। स्पोर्ट्स इथिक्स में भी कि खिलाड़ियों को क्या उचित है क्या अनुचित है, ठीक है ना। जैसे डोपिंग प्रोसेस आपने सुना होगा कि खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, आजकल एक ड्रग आता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन्ड्रोलोन, ठीक है ना, ड्रग होता है, ठीक, स्टीरॉयड होता है। वो स्टीरॉयड हम लोग क्या कर देते हैं, ले लेते हैं और फाइनली डोपिंग एक्शन में पकड़े जाते हैं, ठीक। कई लोग नहीं पकड़े जाते हैं, उसकी वजह से जीत भी जाते हैं, और कई लोगों का खुलासा हो जाता है तो बहुत बड़े, ठीक है ना, समाज मतलब कहा जाता है बहिष्कृत होना, ठीक है ना, खेल प्रतिस्पर्धा से उनको क्या कर दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ओवरऑल ये भी क्या है, इथिक्स है, डोपिंग प्रोसेस,
ठीक है ना, कि किसका नैतिक पक्ष और कितना अनैतिक पक्ष क्या, ठीक। तो ये हम लोग स्पोर्ट्स इथिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स इथिक्स में भी सबके लिए अपने रूल्स हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि डिसिप्लिन होता है, खेल प्रणाली को फॉलो करना होता है, कई उसके आयाम हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। इनके अलावा आता है आपका पर्यावरणीय इथिक्स, एनवायरमेंटल इथिक्स। पर्यावरण में कई आज घटनाएं हो रही हैं, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, है ना, नर्मदा बचाओ, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने सुना होगा, जस्ट कुछ दिनों पहले धधकता मुद्दा है अरावली बचाओ, है ना, क्लियर। तो वो किस में आएगा, आपका एनवायरमेंटल इथिक्स में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि 100 मीटर की ऊंची, ठीक है ना, तक मतलब उसके ऊपर जो होंगी वही क्या मानी जाएंगी, अरावली मानी जाएंगी, उसके नीचे अरावली नहीं मानी जाएगी। आप जान रहे हैं कि आपका राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है। रायसीना हिल्स इज द पार्ट ऑफ क्या, अरावली हिल्स, अरावली का है, 4 राज्यों में विस्तारित है, ठीक है ना। कितने राज्यों में विस्तारित है, 4 राज्यों में, गुजरात में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, और मेजॉरिटी कहाँ है, राजस्थान में है। और सबसे ऊंचा शिखर कौन, गुरु शिखर, ठीक है ना, क्लियर, वही तो है, ठीक। अब पढ़ लीजिए, ये सब प्रीलिम्स के प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक। तो इन चीजों को जानिए। उसके अलावा जानिए व्यवहारिक इथिक्स। फिर आपका आता है मीडिया इथिक्स। मीडिया इथिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे आजकल फेक न्यूज, येलो जर्नलिज्म, ठीक है ना, ट्रायल मीडिया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक, क्लियर। और फिर ये सारे के सारे किस में आएंगे, इसी में। एक होता है इंटरनेशनल इथिक्स। तो इंटरनेशनल इथिक्स में रिफ्यूजी सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, शरणार्थियों के संबंधित समस्याएं, ठीक है ना। तो वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने सीमा का उल्लंघन किया है या समथिंग कुछ, वहां भी तो इथिक्स है, ठीक। अभी आपने पढ़ा होगा कि प्रभाव में कि किन किन स्तरों पे, व्यक्तिगत स्तर पे, ये स्तर पर, वो स्तर पर, तो जहां जहां जो स्तर हैं वो सब इथिक्स में, किसमें शामिल हो रहे हैं, अप्लाइड इथिक्स में, व्यवहारिक में, क्योंकि ये व्यवहार में लाए जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे इस समय बुलडोजर संस्कृति, कितना सही कितना गलत, ठीक है ना, क्लियर। तो भाई मून लाइटिंग चल रहा है। मून लाइटिंग का मतलब ये होता है कि मून लाइटिंग की मतलब आपका काम की एक सीमा होती है, कि मतलब 10 से 5 हमने काम किया, ठीक, लेकिन आपको थोड़ा और करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो दैट संस्कृति इज क्या, मून लाइटिंग, मून लाइटिंग कल्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मून लाइटिंग कल्चर, ठीक है ना। तो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे धीरे धीरे। चलिए आइए अब जानते हैं मानकीय, जो हमारा पहला पार्ट है। मानकीय किसे कहते हैं, मानकीय हमने बताया मानक। मानकीय का मतलब क्या बताया, मानक, मानक यानी स्टैंडर्ड, ठीक। जानिए, मानकीय नीति शास्त्र 3 शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है, जो आदर्श सिद्धांतों व मानकों के निर्माण से संबंध है, ठीक। भाई हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम नहीं कहते हैं कि हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमने एक अपने स्टैंडर्ड को, मानक को तय किया हुआ है कि इस मानक के परे हम नहीं जा सकते, ठीक। बियॉन्ड द स्टैंडर्ड हम नहीं जा सकते, एक लिमिटेशंस में ही हम क्या करेंगे, रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके आदर्श को दर्शाता है, और ये सारा हम लोग किस में पढ़ते हैं, मानकीय नीति शास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक। सिद्धांतों का वह अध्ययन जो क्या किया जाना चाहिए के निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है ना। इसे समझने के लिए एक प्रचलित पंक्ति है, जिसे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि हमें दूसरों के लिए वह करना चाहिए, ठीक, जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें, ठीक है ना, क्लियर। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है क्या, रिस्पेक्ट, ठीक। रिस्पेक्ट के साथ एक दिया हुआ है क्या, गिव एंड टेक। कभी आपने सुना है कि टेक एंड गिव, सुना है, टेक एंड गिव रिस्पेक्ट ना, आपने हमेशा सुना होगा गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। पहले दीजिए फिर लीजिए,
आप अगर दूसरों से अच्छा आचरण करोगे, रिस्पेक्ट दोगे, तभी आपको रिस्पेक्ट क्या होगा। ये तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, ठीक है ना, क्लियर। जितना देंगे उतना पाएंगे, ठीक। तो वही सेम चीज इसमें ये कह दिया है क्या, कि हम दूसरों के लिए वह करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें। आप दूसरों से अपने लिए अच्छे की उम्मीद करते हैं, अच्छे की ही उम्मीद करते हैं ना, तो दूसरों के साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ठीक, क्लियर। तो यही हमारा क्या है। अब आइए, मानकीय नीति शास्त्र दरअसल नैतिक निर्णय में लेने में नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। जब से दर्शन का विकास हुआ है, नीति शास्त्र या नीति मीमांसा उसके अनिवार्य पक्षों में एक रहा है। अब आइए, यहां आपको समझना है, इस पे आपके यूपीपीसीएस में एक बार प्रश्न भी आया, व्हाट इज द डिफरेंस। पहले तो आया व्हाट इज टीलियोलॉजी, व्हाट इज डिओंटोलॉजी, ठीक। आपका क्या दिया है, डियोलॉजी, ये आपका क्या दिया है, डिओंटोलॉजी, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आपको समझना है, ठीक है ना, क्लियर। आइए समझते हैं। जैसे एक हमारा दिया है परिणाम निरपेक्ष नियमवादी नीति शास्त्र, ठीक है ना, क्लियर। इसका दो नाम हो गया, एक परिणाम निरपेक्ष यानी परिणाम को छोड़कर, निरपेक्ष का मतलब क्या, छोड़कर, ठीक है ना, मतलब परिणाम की चिंता नहीं, ठीक। और दूसरा नाम क्या है, नियमवादी, हमें चिंता किसकी है, नियम की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, सिद्धांतों की, ठीक। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, परिणाम निरपेक्ष, हमें परिणाम की चिंता नहीं है, हम हमेशा नियम पर चलेंगे, हम हमेशा किस पर चलेंगे, नियम पर चलेंगे। दैट इज क्या, डीओंटोलॉजी, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, परिणाम निरपेक्षवादी सिद्धांत या नियमवादी नीति शास्त्र, समझ में आया, ठीक। दूसरा है परिणाम सापेक्ष, दोनों अपोजिट है जस्ट। परिणाम सापेक्ष का मतलब क्या, सापेक्ष विथ रिलेटिव टू रिजल्ट, ठीक, मतलब हमारा रिलेशन किससे, रिजल्ट से रहना चाहिए, ठीक। प्रयोजनवादी नीति शास्त्र, प्रयोजन का मतलब क्या, स्वार्थ, प्रयोजन का मतलब क्या, प्रयोजन में तो भाई स्वार्थ छिपा है, प्रयोजन यानी क्या, रिजल्ट, ठीक। और रिजल्ट जहां केवल आप रिजल्ट सोच रहे हैं, दैट पर्टिकुलर इज विदाउट रूल्स, वो हमारे क्या होंगे, विदाउट रूल्स होंगे, नियम उसमें नहीं लगेगा, वहां नियम नहीं है, ठीक। तो इन दोनों में ये चीज कही जाती है, ठीक, क्लियर। अब एक उदाहरण आपको यहां समझा रहे हैं, यहां आपको समझ में आ जाएगा। जैसे परिणाम निरपेक्षवादी या नियमवादी नीति शास्त्र, डीओंटोलॉजिकल, ठीक। नियमवादी के अनुसार किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय केवल नैतिक नियमों के आधार पर ही होगा, ठीक है ना, क्लियर। उदाहरण के लिए भाई बहन का विवाह न होना किसी समाज में नैतिक नियम है, ठीक है ना, क्लियर। जाहिर सी बात है कि नैतिक नियम है ये, इसके विरुद्ध आप जाएंगे तो गलत है, ठीक। उसका किसी भी परिस्थिति में पालन करना ही नैतिक कर्म है, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे इनमें क्या है, नियम वाले में तीन सिद्धांत अलग अलग है। एक है हमारा कौन, कांट का नैतिक सिद्धांत, ये एग्जांपल्स जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। कांट का नैतिक सिद्धांत, कांट क्या कहते हैं कि मनुष्य को, ठीक है ना, मनुष्य को परिणाम या फल पर विचार किए बिना केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। यानी डीओंटोलॉजी में कौन आता है, कांट आते हैं, ठीक है ना। कांट एक विचारक थे, ठीक है ना, जो किस पर,
परिणाम निरपेक्ष या नियमवादी नीति शास्त्र पर आधारित है। ठीक है ना? उसमें भी इनका मानना यह है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, परिणाम या फल का विचार किए बिना अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद दिया है हमारी अंतरात्मा हमें निरपेक्ष आदेश के बारे में बताती है, इसलिए मतलब इनके हिसाब से यह है कि हमको सबसे पहले क्या मानना चाहिए, कर्म, फल कुछ भी हो। ठीक है ना? गीता भी लगभग वही करती है, लेकिन विथ लिटिल बिट डिफरेंसेस, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? आइए, मनुष्य को केवल अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि फल क्या होगा। ठीक है ना? कांट और गीता में एक अंतर है फल को लेकर। कांट ने यह कहा कि फल एकदम छोड़ दो, केवल कर्म करो। ठीक? लेकिन गीता में क्या है, फल मिलेगा, लेकिन कौन सा फल होगा, कितना अच्छा होगा, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो। मतलब कुछ मिलेगा कर्म करने पे। कांट के हिसाब से क्या, फल नहीं है। अब यहां ये देखिए दिया हुआ है कि गीता और कांट के दर्शन में यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कांट ने ईश्वर को नहीं माना, केवल उसके अस्तित्व की संभावना जताई है। और गीता में क्या है, फल मिलेगा कहकर, वहीं कांट ने फल मिलना चाहिए, मतलब गीता अश्योर कर दे रही है कि आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप कर्म करोगे। लेकिन कांट क्या कह रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए, दैट शुड बी, और वहां क्या है, दैट मस्ट बी। अंतर है। ठीक है ना? क्लियर? तो वहां कंफर्मेशन है और वहां क्या है, संभावना है। वहां संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक? और वहां क्या है, कंफर्मेशन, अफर्मेशन है। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना है। अब अंतः प्रज्ञावाद, एक आता है इंट्यूशन। इंट्यूशन सुने कि नहीं? इंट्यूशन को कहते हैं मन की आवाज, मन की बात। ठीक है ना? क्लियर? दैट इज इंट्यूशन। ठीक? आप जा रहे हो कॉलेज, आपके पास मित्रों का फोन आया, आ जाओ भाई, आज आंदोलन करना है प्रिंसिपल ऑफिस के पास। एक अंदर से इंट्यूशन आया, अरे यार प्रिंसिपल देख लिए ना तो फिर पता चला एग्जाम भी देने नहीं मिलेगा। अंदर से क्या आया, इंट्यूशन आया। फिर आइए, आपको ये हुआ कि ऐसा है कि रोड पे एक कुत्ते का बच्चा, ठीक है ना, मतलब किसी ने थोड़ा सा कुचल दिया है, आप तेज रफ्तार में चले जा रहे हैं, एक अंदर से इंट्यूशन आपको आया कि आपको क्या करना चाहिए, उतर के उसकी सहायता करनी चाहिए। तो ये क्या है, अंतः प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी बुद्धि। अब अंदर यहाँ तो बुद्धि है नहीं, बुद्धि तो यहाँ है। ठीक है ना? अभी एक चैप्टर और हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन आते हैं यहाँ से, दैट वन इज फ्रॉम हार्ट, और बुद्धिमत्ता आती है कहाँ से, मस्तिष्क से। ठीक है ना? तो बोथ आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक? लेकिन जब दोनों एक साथ अगर जुड़ जाते हैं तो वहाँ हमारा क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है ना? क्लियर? तो सिविल सेवकों को जो कार्य करना रहता है वो आईक्यू से नहीं करना रहता है, ईक्यू से कार्य करना रहता है। इंटेलिजेंस से कार्य नहीं करना रहता है, इमोशंस से भी कार्य करना रहता है। ठीक है ना? भावनात्मक रूप से भी उनको क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। ठीक है ना? आप पढ़ोगे कि उसमें EQ लेवल जो है 80% होना चाहिए। एक कुशल अगर सिविल सेवक है, सिविल सर्वेंट है, तो उसमें 80% EQ होना चाहिए, और IQ कितना होना चाहिए, IQ आपको 20%।
आप सिविल सेवा परीक्षा आईक्यू लेवल से पास कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए आपको ईक्यू ज्यादा होना चाहिए आईक्यू से, ठीक है ना। ईक्यू दैट मीन्स इमोशनल कोशेंट, आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है ना। तो ये चीजों पर ध्यान देना है, ठीक। तो वही है ये अंतःप्रज्ञावाद, मतलब यहाँ क्या है कि कुछ निश्चित नैतिक नियम है जो व्यक्ति के अपनी अंतरात्मा से पता चलता है, ठीक। इसलिए मनुष्य को उन्हीं के अनुसार क्या होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। आप कोई भी कार्य करने जाओगे, एक इंट्यूशन जनरेट आपके अंदर होगा कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। आप उसी अंतरात्मा से, आप उसी इंट्यूशन से डिसाइड करोगे, ठीक है ना। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्यूशनिज्म, ठीक है ना। दैट पर्टिकुलर इज इंट्यूशनिज्म, ठीक है ना, अंतःप्रज्ञावाद, ठीक। तो वो हमारा हो गया। तो मतलब, और दूसरा क्या है, प्रयोजनवादी नीति शास्त्र, टीलियोलॉजिकल। अभी तक हम लोगों का क्या चल रहा था, डिओंटोलॉजिकल, डिओंटोलॉजिकल, अब है टीलियोलॉजिकल। टीलियोलॉजिकल में हमने बताया कि यहां परिणाम सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। परिणाम सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब हम लोग परिणाम को ले रहे हैं, परिणाम के अनुसार चल रहे हैं। हमारा परिणाम शुभ होना चाहिए। मतलब क्या, आप चाहे नकल किए हो चाहे अकल से आए हो, ठीक है ना, लेकिन परिणाम हमेशा क्या होने चाहिए, शुभ, ठीक। अब जरा यहां आइएगा, समझिएगा इसको। हमने पहले आपको बताया डीओंटोलॉजिकल मतलब परिणाम निरपेक्ष, टीलियोलॉजिकल यानी परिणाम सापेक्ष, ठीक। डीओंटोलॉजिकल ये कहता है कि आप नियम से चलो, परिणाम कुछ भी हो, ठीक, लेकिन आपको रूल्स को फॉलो करना है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उसके अनुसार चलना है, ठीक। परिणाम कुछ भी हो, चाहे आप फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको किसके चलना है, रूल्स के अनुसार चलना है। लेकिन टीलियोलॉजिकल हमारा ये कहता है परिणाम सापेक्ष, मतलब क्या, दैट पर्टिकुलर इज रिलेटेड विथ रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या, कि यहां हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। रास्ता हमने कुछ भी अपनाया हो, चाहे नकल करके चाहे अकल से, हम पास होने चाहिए। इसमें दो एक उदाहरण है स्पोर्ट्स एथिक्स में। एक हम कहते हैं गेम्समैनशिप और एक हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। एक गेम्समैनशिप है और एक स्पोर्ट्समैनशिप है। इस पे आईएएस ने प्रश्न भी पूछा है। क्या पूछा कि स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैन और एक गेम्समैन। स्पोर्ट्समैनशिप ये कहता है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को नियम के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या, परिणाम सापेक्ष ना होकर के परिणाम निरपेक्ष होगा। उसे परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो नियम से चले, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा हमारा क्या है, गेम्समैनशिप। गेम्समैनशिप जो है ये टीलियोलॉजिकल सिद्धांत है। टीलियोलॉजिकल का मतलब क्या, परिणाम सापेक्ष। हमें गेम को जीतना है, चाहे हम डोपिंग करके जीत रहे हैं, चाहे हम अगले खिलाड़ी को गिरा करके जीत रहे हैं, लेकिन जीतेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। तो हमें किससे मतलब है, गेम से मतलब है, गेम के रिजल्ट से मतलब। तो गेम्समैनशिप हमारे गेम के रिजल्ट को निर्धारित करता है, नियम को निर्धारित नहीं करता है, ठीक है ना। और स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो हमारे नियम को, मतलब जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को जो जिस डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जिस रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करना चाहिए, उसके हिसाब से चल रहा है। तो हमारा स्पोर्ट्समैनशिप आता है डिओंटोलॉजिकल और गेम्समैनशिप आता है क्या, टेलियोलॉजिकल। ये ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है और आईएएस ने इसे पूछा भी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक।
आगे आइए, स्वार्थवाद, इगोइज्म, ईगो आप लोग जान ही रहे हैं। यहां क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में स्वार्थी होता है और उसे प्रत्येक निर्णय इसी आधार पर करना चाहिए कि उसका अधिकतम स्वार्थ किसमें है। इस विचारधारा के समर्थक सिरेनाइक संप्रदाय के विचारक एरिस्टिपस और एपिकुरस आदि थे। ठीक है ना, इनके नाम याद कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है, किसी भी आंसर को प्रभावी बनाने के लिए उसमें थोड़े विचारकों के नाम डालने पड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे डिओन्टोलॉजिकल था, डिओन्टोलॉजिकल पूरा कर्म पर आधारित है, फल पर नहीं आधारित है। ठीक है ना, मतलब परिणाम निरपेक्ष है। ठीक, उसमें एक कांट महोदय, एक हमारा गीता, गीता भी निष्काम कर्म पूछा जाता है, गीता के निष्काम कर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, या कांट के नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो जब तक आप टीलियोलॉजिकल और डिओन्टोलॉजिकल नहीं समझेंगे तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे आप। देखिए नीति शास्त्र का मतलब क्या, वो ना समझिएगा कि जो हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते थे, एक होता था मोरल वाला, ठीक है ना, उसमें बताया जाता था कैसे हाथ धोना है। ठीक है ना, बड़ों से एकदम, वो भी है, वो भी आपका नीति शास्त्र है। ठीक, वो छोटे पद का है। अब आप बड़े हो गए, अब आपको आईएएस की परीक्षा पास करनी है और समाज में क्या बन के जाना है, सिविल सेवक। और सिविल सेवक के क्या कर्तव्य हैं और किस तरह से उनके इथिक्स हैं, ठीक है ना, उनका इथिक्स का कहाँ कहाँ फॉलो करना है। ठीक, ये चीज आपको समझना है। अब जैसे हमने बताया कि स्पोर्ट्समैनशिप और गेम्समैनशिप, ठीक, तो डिओन्टोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल। तो डिओन्टोलॉजिकल में क्या है, एक कांट है और एक गीता है। ठीक है ना, क्लियर। इन दोनों के उदाहरण आपको पता होने चाहिए। आप लोग के जब विचारक वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें बार बार डिओन्टोलॉजी आएगा कांट वाले में। जब कांट के बारे में पढ़ेंगे तो कांट का सिद्धांत किस पर आधारित है, डिओन्टोलॉजी पर, परिणाम निरपेक्ष पर। मतलब परिणाम की चिंता मत कीजिए, कर्म करिए। ठीक, परिणाम मिलना चाहिए, दैट शुड बी। लेकिन गीता क्या कहता है, दैट मस्ट बी। यहां आपको परिणाम मिलेगा ही कुछ ना कुछ। अब ये नहीं कह सकते हैं कि आपके मन लायक, जैसा आपने कर्म किया होगा उसी के हिसाब से आपको फल भी मिल जाएगा। ये गीता कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। तो निष्काम कर्म का सिद्धांत गीता में है, ये ध्यान रखिएगा। अब वही चीज यहां समझाया है क्या, कि नीति शास्त्र के विविध आयाम शाखाओं के आधार पर मानकीय अधिनिषेध शास्त्र, नियमवाद डिओन्टोलॉजी, प्रयोजनवाद यानी टीलियोलॉजी, और तीसरा हमारा सद्गुण। ठीक है ना, फिर हमारा क्या आ जाता है, व्यावहारिक। व्यावहारिक में चिकित्सा नीति शास्त्र है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा व्यापार नीति शास्त्र है, उसके बाद राजनीतिक नीति शास्त्र है, पत्रकारिता यानी मीडिया है, फिर स्पोर्ट्स भी है, फिर आपका एनवायरमेंटल भी है। ठीक है ना, और इंटरनेशनल भी है, जिसमें हम लोग रिफ्यूजी वाला पढ़ते हैं। ठीक, शरणार्थियों से संबंधित। तो इतने नीति शास्त्र हैं। और फिर विचारक जो हैं उनके आधार पर मार्क्सिस्ट, ठीक, मार्क्स की जो अवधारणा को फॉलो करते हैं। लैंगिक नीति शास्त्र यानी भाई वो एक होता है पितृसत्तात्मक सत्ता और एक होता है मातृसत्तात्मक सत्ता। ठीक है ना, जहां मतलब औरतों का शासन चलता है, जहां पुरुषों का शासन चलता है। तो ये कैसे हो गए, ये जेंडर वाले हो गए। ठीक है ना, तो उनकी भी अपनी इथिक्स है। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या, अश्वेत नीति शास्त्र यानी ब्लैक एथिक्स। ठीक है ना, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा जो आपका पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है, डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी। ठीक है ना, क्लियर। तो इन चीज़ों को समझेंगे। थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं, उसके बाद ठीक, चलिए।